हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट सेकंड। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो जिसपे अपने द डीएनए या स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड पैकेजिंग ऑफ डीएनए के बारे में किया था, तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं। आज के वीडियो में अपन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मतलब साइंटिस्ट को यह कैसे पता चला कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, इसके बारे में अपन आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखो, प्रीवियस डिस्कवरी बाय मेंडल, सटन एंड बोवेरी, मॉर्गन और भी जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये तो बता दिया था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेल के न्यूक्लियस के क्रोमोसोम में होता है। अब ये नहीं पता था कि उसमें कौन सा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम जो होता है वो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। तो क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है, ये पता नहीं था। और इसके बारे में पता करना और जो एक्सपेरिमेंट हुए थे वही अपने टॉपिक का पार्ट है, द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब इसमें बेसिकली 3 एक्सपेरिमेंट अपन को 1 बाय 1 करने। पहले है ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट, उसके बाद एवेरी, मैक्लॉयड, मैककार्टी का एक्सपेरिमेंट और फिर हर्शे चेस का एक्सपेरिमेंट। तो एक एक करके अपन तीनों करते हैं। पहला है ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट, जिसको बुक में हेडिंग दे रखी है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब देखो, इसको अच्छे से समझते हैं। इन 1928 फेडरिस ग्रिफ्थ परफॉर्म अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट विथ स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमेनाई। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमेनाई क्या होता है? एक पैथोजन होता है जिससे न्यूमोनिया डिजीज होती है। तो उन्होंने क्या किया कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमेनाई और माइस, चूहे पर कुछ एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे। अब ये एक्सपेरिमेंट समझने से पहले अपन को ये चीज समझनी होगी कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमेनाई जो होता है उसके 2 स्ट्रेन होते हैं, एक एस स्ट्रेन और एक क्या होता है, आर स्ट्रेन। जो एस स्ट्रेन वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होते हैं, वो अपने चारों तरफ एक एडिशनल म्यूकस की लेयर बना लेते हैं। म्यूकस पॉलीसेकेराइड है एक तरह का, उसकी एक एडिशनल लेयर बना देते हैं। उससे उनकी सरफेस स्मूथ हो जाती है, इसलिए उन्हें स्मूथ स्ट्रेन या एस स्ट्रेन कहते हैं। लेकिन जो ये बैक्टीरिया है, ये अपनी सरफेस पर ऐसी म्यूकस की लेयर नहीं बना पाते, इसलिए इनकी सरफेस थोड़ी रफ होती है और इन्हें रफ स्ट्रेन या आर स्ट्रेन कहते हैं। जो एस स्ट्रेन होता है वो इस म्यूकस की लेयर की वजह से ज्यादा पैथोजेनिक होते हैं या ये ही डिजीज फैलाते हैं, कहे तो गलत नहीं होगा। तो ये एस स्ट्रेन वाले जो होते हैं वो वायरुलेंट होते हैं, डिजीज स्प्रेड करते हैं, जबकि आर स्ट्रेन वाले कैसे होते हैं, नॉन वायरुलेंट होते हैं और ये डिजीज स्प्रेड नहीं करते। अब इन्होंने, ग्रिफ्थ ने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, सबसे पहले एस स्ट्रेन लिया और माइस के अंदर उसे इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, माइस को एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का इंजेक्शन दे दिया। जब ऐसा किया तो माइस जो है वो डाई हो गया। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि एस स्ट्रेन जो थी वो वायरुलेंट थी, उन्होंने चूहे में न्यूमोनिया डिजीज फैलाई और उस चूहा उस डिजीज की वजह से मर गया। जब उसको आर स्ट्रेन के इंजेक्शन दिए गए एक किसी दूसरे माइस को, तो वो सरवाइव किया। क्यों सरवाइव किया? क्योंकि आर स्ट्रेन जो होती है वो नॉन वायरुलेंट होती है। अब उन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन के इंजेक्शन दिए, मतलब एस स्ट्रेन जिस टेस्ट ट्यूब में थे उसको एक एनफ टेम्परेचर तक हीट किया ताकि उसके सारे बैक्टीरिया किल हो जाए। अब उससे एक सिरिंज में भरकर माइस को इंजेक्शन दिया तो माइस सरवाइव किया। क्यों? क्योंकि एस स्ट्रेन के जितने भी बैक्टीरिया उस टेस्ट ट्यूब में थे वो सारे तो किल हो गए थे। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था, उन्होंने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया लिए और दूसरे में लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया लिए। अब देखो, जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया अलोन लिए गए तो माइस क्या था, लाइव था, मरा नहीं था। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया लेने पर भी माइस क्या था, अलाइव था, तभी भी नहीं मरा था। तो अब इन दोनों को साथ लेंगे तो भी क्या होना चाहिए, माइस अलाइव होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, माइस जो है वो मर गया, चूहा जो है वो मर गया इस एक्सपेरिमेंट से। ऐसा क्यों? तो उन्होंने कंक्लूड किया कि आर स्ट्रेन के जो बैक्टीरिया है वो समहाउ, कैसे भी, किसी एक मोड से जो हीट किल एस स्ट्रेन बैक्टीरिया थे उसकी वजह से ट्रांसफॉर्म हो गए। क्या लिखा? ही कंक्लूड दैट द आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड समहाउ ट्रांसफॉर्म्ड बाय हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो मर चुके हैं उन्होंने किसी एक मोड से आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया। ट्रांसफॉर्म मतलब उनका नेचर चेंज कर दिया।
उन्होंने कहा कि आर स्ट्रैंड जो है उसके अंदर कोई एक मटेरियल एस स्ट्रैंड से उनके अंदर आ गया, और परहैप्स वो किसके बारे में बता रहे थे, जेनेटिक मटेरियल के बारे में। वो बता रहे थे कि जो एस स्ट्रैंड बैक्टीरिया है उससे जेनेटिक मटेरियल किस में आ गया, आर स्ट्रैंड में, और अब आर स्ट्रैंड क्या कर पा रहे थे, अपने चारों तरफ स्मूथ कोटिंग बना पा रहे थे म्यूकस की, और ऐसा कर पा रहे थे इसलिए वो अब किस में कन्वर्ट हो गए, आर स्ट्रैंड वाले किस में कन्वर्ट हो गए, एस स्ट्रैंड में। और ये ट्रांसफॉर्मेशन ही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, और उसकी वजह से फिर वो वायरुलेंट हो गया और वो चूहा जो था वो मर गया। तो ड्यू टू इट आर स्ट्रैंड एबल टू फॉर्म अ स्मूथ म्यूकस लेयर एंड बिकम वायरुलेंट। अब प्रॉब्लम क्या थी इसमें कि भाई ये नहीं पता था कि वो जो चीज जो एस स्ट्रैंड से आर स्ट्रैंड में गई वो है क्या। मतलब चलो मान लेते हैं कि वो जेनेटिक मटेरियल है, जो भी है ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है, उसका केमिकल नेचर क्या है, वो डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है, ये इसके बारे में नहीं पता चला। तो ये अपना था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, और ये अपना था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के लिए जो किया गया एक्सपेरिमेंट था, किसने किया था, ग्रिफ्थ ने। अब इसके आगे बायोकेमिकल कैरेक्टर पता करने के लिए तीन साइंटिस्ट एवेरी, मैक्लॉयड और मैककार्टी ने 1933 से 1944 तक कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए, और उनका मेन जो मोटिव था ये पता करना था कि ये ट्रांसफॉर्मिंग जो मटेरियल है उसका केमिकल नेचर क्या है, क्या वो आरएनए है, डीएनए है या वो प्रोटीन है। एक और चीज, इनके एक्सपेरिमेंट से पहले लोग ये समझते थे, साइंटिस्ट लोग ये समझते थे कि जो प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल होगा। एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि बिफोर द वर्क ऑफ दीज थ्री, इनके काम से पहले जेनेटिक मटेरियल वाज थॉट टू बी प्रोटीन। वो सोचते थे कि जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, प्रोटीन होगा, और इनके एक्सपेरिमेंट के बाद में ये पता चला कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। हालांकि बहुत सारे साइंटिस्ट उससे एग्री नहीं किए, लेकिन इनका एक्सपेरिमेंट क्या था वो अभी अपन समझते हैं। पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कि एवेरी, मैक्लॉयड और मैककार्टी ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था। तो देखो ग्रिफ्थ के लास्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था, हीट किल्ड एस बैक्टीरिया लिए गए थे, साथ में आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया लिए जो मतलब लिविंग कंडीशन में थे, और उन दोनों को एक सिरिंज में भरकर माइस को इंजेक्शन किया गया था, इंजेक्शन दिया गया था, और ऐसे केस में चूहा जो है वो मर गया था। कारण क्या बताया गया कि आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया समहाउ एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। अब इन तीनों का ये मोटिव था कि वो पता करे कि वो किस चीज की वजह से क्या हो गए, ट्रांसफॉर्म हो गए। तो इन्होंने क्या किया कि जो टेस्ट ट्यूब ली जिसमें एस स्ट्रेन के हीट किल्ड बैक्टीरिया कर रखे हैं, उसके तीन हिस्से कर लिए, और तीनों हिस्सों में मतलब एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया है, हीट किल्ड बैक्टीरिया है, और तीनों में ही कौन से है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। अब उसमें एक में आरएनएज एंजाइम डाला, एक में प्रोटीएजेज एंजाइम डाला, और एक में डीएनएज एंजाइम डाला। ऐसा क्यों, ध्यान से सुनना। इस टेस्ट ट्यूब में मान लेते हैं कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है, तो बेसिकली इसमें वो चीज तो होगी जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अब अपन को पता है कि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम है उसने ऐसा किया होगा, तो उसके क्रोमोसोम में तीन चीजें होती है, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन। अपन को सिर्फ इतना पता करना है कि इन तीनों में से कौन है जो ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। तो ये पता करने के लिए उन्होंने क्या किया कि इस टेस्ट ट्यूब के कंटेंट के तीन हिस्से किए। एक में आरएनएज एंजाइम डाला, जब आरएनएज एंजाइम डालेंगे तो उसमें तो आरएनए होगा नहीं, पीछे क्या बचेगा, डीएनए और प्रोटीन बचेगा। एक में प्रोटीएजेज एंजाइम डाला, जब प्रोटीएजेज एंजाइम डालेंगे तो उसमें क्या होगा, आरएनए और डीएनए होगा, प्रोटीन तो होगा नहीं। और तीसरे टेस्ट ट्यूब में उन्होंने डीएनएज एंजाइम डाला, तो अब पीछे क्या बचा होगा, आरएनए और प्रोटीन बचा होगा, ठीक है। अब क्या किया उन्होंने, लास्ट एक्सपेरिमेंट को वापस रिपीट किया। वो आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया लिया, और उसे चूहे को इंजेक्ट करने से पहले उसके साथ में क्या लिए जाते थे, हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया लिए जाते थे, वो इस टेस्ट ट्यूब से लिए। और रूल के हिसाब से जो ग्रिफ्थ का लास्ट एक्सपेरिमेंट था उसके हिसाब से ये चूहा क्या हो जाना चाहिए, मर जाना चाहिए था, लेकिन चूहा सरवाइव किया। अब चूहा सरवाइव किया, इसका क्या, चूहा मर गया, ठीक है, चूहा मर गया, इसका क्या मतलब है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो रहे हैं।
अब इस टेस्ट ट्यूब में से कौन गायब था? आरएनए गायब था। इसका मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन किसकी वजह से नहीं हो रहा? आरएनए की वजह से तो नहीं हो रहा। हाँ, मैं ये नहीं कह सकता कि डीएनए और प्रोटीन में से किसकी वजह से हो रहा है, लेकिन इतना कंफर्म है क्योंकि वो आरएनए की वजह से नहीं हो रहा, क्योंकि इस वाली टेस्ट ट्यूब में आरएनए तो था ही नहीं। तो ऐसे कंडीशन में भी चूहा मर गया। चूहा मरने का कारण क्या था कि आर स्ट्रैंड किस में कन्वर्ट हो गया था? एस स्ट्रैंड में। तो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल आरएनए तो नहीं है। फिर सेकंड टाइम वापस एक्सपेरिमेंट किया। इस बार टेस्ट ट्यूब में जो सेकंड टेस्ट ट्यूब के कंटेंट थे वो लिए, मतलब है तो ये हीट किल्ड एस स्ट्रैंड बैक्टीरिया, लेकिन प्रोटीएजेज की ट्रीटमेंट की वजह से इसमें प्रोटीन नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? आरएनए है और डीएनए। साथ में आर स्ट्रैंड बैक्टीरिया लिए और उनकी सिरिंज भर के चूहे को इंजेक्शन दे दिया। इस केस में भी चूहे की क्या हो गई? डेथ हो गई। और चूहे की डेथ हो गई, इसका क्या मतलब है? इस केस में भी आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया जो है वो एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया में क्या हो गए? कन्वर्ट हो गए। मतलब इस केस में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब प्रोटीन भी ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस नहीं है। ऊपर वाले से प्रूफ हो गया कि आरएनए ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस नहीं है, इस वाले से प्रूफ हो गया कि प्रोटीन ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस नहीं है। तो पीछे एक ही जना बचता है, कौन? डीएनए। तो डीएनए ही ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। और लास्ट टेस्ट ट्यूब जिसमें डीएनए डाला था, जिसके अंदर क्या नहीं था? डीएनए नहीं था, तो पीछे क्या बच गया? आरएनए और प्रोटीन बच गए। अब ये वाला आर स्ट्रैंड, इन दोनों को माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया, और जब माइस में इंजेक्ट किया गया तो इस केस में चूहा सरवाइव किया। अब चूहे के सरवाइव करने का क्या कारण होगा कि आर स्ट्रैंड वाले बैक्टीरिया एस स्ट्रैंड में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाए। अब क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस नहीं होगा। अब इसमें से कौन सी चीज गायब थी? डीएनए गायब थी। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस कौन है? डीएनए। तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोटीएजेज एंड आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम आरएनएज डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन को अफेक्ट नहीं कर पा रहे थे। सो द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस वाज नॉट अ प्रोटीन और आरएनए। प्रोटीन और आरएनए नहीं है। डाइजेशन विद डीएनएज इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे ही डीएनएज का इस्तेमाल किया, ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया। सो डीएनए कॉज ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन किसकी वजह से होता है? डीएनए की वजह से होता है। और फिर एवेरी मैक्लॉयड मैककार्टी ने कहा कि जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? डीएनए होगा। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट इससे एग्री नहीं किए। उन्होंने कहा ये तो मान लिया कि ट्रांसफॉर्मेशन किसकी वजह से हो रहा है? डीएनए की वजह से, लेकिन इससे कहां प्रूफ होता है कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से वैसे पता तो चल रहा है, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट लोग क्या नहीं कर रहे थे? एग्री नहीं कर रहे थे। उन्होंने डीएनए को ट्रांसफॉर्मिंग चीज तो माना कि इसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, लेकिन डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ये वो नहीं मान रहे थे। तो फिर किस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हुआ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है? वो है हर्से चेस का एक्सपेरिमेंट। तो अल्फ्रेड हर्से और मार्था चेस ने 1952 में बैक्टीरियोफेज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। आप लोग जानते होंगे, नहीं है तो मैं बता देता हूं। बैक्टीरियोफेज एक तरह के वायरसेज होते हैं, जो बैक्टीरिया उनका क्या होता है? होस्ट होता है। मतलब वो उनको इन्फेक्ट करके अपनी लाइफ को क्या करते हैं? चलाते हैं। तो दीज बैक्टीरियोफेज अटैच टू बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं बैक्टीरियोफेज? आपको शायद पता होगा। ये मान लो एक बैक्टीरियल सेल है और ये एक बैक्टीरियोफेज है। ये बैक्टीरियोफेज इसकी सरफेस पर अटैच हो जाते हैं और अपना जेनेटिक मटेरियल क्या करते हैं? इसके अंदर डालते हैं, और फिर बैक्टीरियल सेल के जेनेटिक मटेरियल के साथ खुद का जेनेटिक मटेरियल जोड़ लेते हैं। और अब बैक्टीरिया इस वायरल जेनेटिक मटेरियल को खुद का जेनेटिक मटेरियल समझता है और वो उसका रेप्लिकेशन करवाता है और नए वायरसेज बनाता है। इस तरीके से साइकिल चलता है। तो दीज बैक्टीरियोफेज अटैच टू बैक्टीरिया एंड ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल इन इट। नाउ बैक्टीरिया फॉर्म मैनी वायरल पार्टिकल। और ऐसा क्यों करने लगा? बैक्टीरिया वायरस के लिए क्यों काम करने लगा? क्योंकि बैक्टीरिया ट्रीट वायरल जेनेटिक मटेरियल एज इट्स ओन। उसे पता ही नहीं चलता कि कौन सा उसका है और कौन सा वायरस का है। हर्से चेस वांटेड टू फाइंड द केमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मतलब हर्से चेस को यह सब मालूम था कि बैक्टीरियोफेज जो है वो बैक्टीरिया के ऊपर अटैच होकर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि क्या वो एक, देखो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है और वायरस के अंदर क्या होता है? या तो प्रोटीन होता है या जेनेटिक मटेरियल होता है। तो मतलब ये अपन लोग जानते हैं। तो उस समय ये पता था कि बैक्टीरियोफेज के अंदर डीएनए और प्रोटीन होता है,
लेकिन ये नहीं पता था कि जब बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के ऊपर बैठते हैं, अटैच होते हैं, तो वो अंदर क्या ट्रांसफर करते हैं, प्रोटीन ट्रांसफर करते हैं या डीएनए ट्रांसफर करते हैं। मतलब जेनेटिक मटेरियल कौन सा है दोनों में से ये नहीं मालूम था। ये मालूम था कि वो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन कौन सा, प्रोटीन या डीएनए, ये नहीं मालूम था। तो हर्शे चेस वांटेड टू फाइंड केमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब वो डीएनए है या प्रोटीन। अब ये करने के लिए उन्होंने रेडियो एक्टिव लेबलिंग का इस्तेमाल किया। तो दे यूज रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस एंड सल्फर फॉर रेडियो एक्टिव लेबलिंग। मतलब एक बार वो डीएनए को लेबल करते थे और फिर एक बार प्रोटीन को लेबल करते थे और उनकी प्रेजेंस को नेक्स्ट जनरेशन में डिटेक्ट करते थे। देखो, डीएनए को लेबल करने के लिए उन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया। डीएनए के स्ट्रक्चर में फॉस्फोरस आता है। तो अगर मैं एक बैक्टीरियोफेज को एक कल्चर मीडियम में ग्रो करवाऊं, मतलब वायरस को एक कल्चर मीडियम में ग्रो कराऊं जिसमें जो है रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस होगा, तो धीरे धीरे उसके अंदर उसका जो मतलब जो डीएनए है उसमें क्या चला जाएगा, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस चला जाएगा। और ठीक ये का ये काम मैं किसी दूसरे बैक्टीरिया को, दूसरी बैक्टीरियल कॉलोनी को एक कल्चर मीडियम में ग्रो कराऊं जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर होगा, तो वो रेडियो एक्टिव सल्फर उसके प्रोटीन पार्ट में चला जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास दो तरह के वायरसेज तैयार हो गए। एक ऐसे है जिनमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है, तो बेसिकली रेडियो एक्टिव डीएनए है लेकिन प्रोटीन नॉर्मल है। और एक ऐसे हैं जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर है, जिसकी वजह से उस वाले पर्टिकुलर वायरस में रेडियो एक्टिव क्या है, अपना प्रोटीन है लेकिन डीएनए नॉर्मल है। अब मेरे को 1 बाय 1 इन दोनों को क्या करना है, यूज करना है बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए। और फिर बैक्टीरिया में डिटेक्ट करना है कि रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस या सल्फर मिल रहा है या नहीं। ध्यान से सुनना आप मेरी बात, अभी मैं वापस डायग्राम से अच्छे से समझाऊंगा। जिस वायरस को तुमने रेडियो एक्टिव सल्फर से ट्रीट कर रखा है, उनका प्रोटीन वाला हिस्सा रेडियो एक्टिव बन गया। अब उसको क्या करना है, इस्तेमाल लेना है बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए। और फिर बैक्टीरिया में देखना है कि क्या रेडियो एक्टिव सल्फर है या नहीं। अगर सल्फर आता है, इसका मतलब बाहर से प्रोटीन अंदर आया है, क्योंकि रेडियो एक्टिव सल्फर उस बैक्टीरिया में तो था नहीं, वो तो सिर्फ किस में था, वायरस में था। बैक्टीरिया में आने का कारण है कि उसमें भी कहां से आया होगा, वायरस से आया होगा। और अगर ऐसा होता है तो इससे क्या प्रूफ होगा कि जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो कौन सा है, प्रोटीन है। और ये का ये एक्सपेरिमेंट उनको किसके लिए परफॉर्म करना है, डीएनए के लिए भी परफॉर्म करना है। मतलब क्या करेंगे कि जो वायरस होगा, जो जिसको अपन ने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस से ट्रीट कर रखा है, उसमें रेडियो एक्टिव डीएनए होगा और फिर उससे इन्फेक्ट करेंगे किसको, बैक्टीरिया को। और फिर चेक करेंगे कि क्या बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है। अगर है, इसका मतलब बाहर से क्या आया है, फॉस्फोरस आया है, बोले तो डीएनए आया है। और अगर नहीं है, इसका मतलब बाहर से फॉस्फोरस नहीं आया, बोले तो डीएनए नहीं आया। तो ये एक्सपेरिमेंट से उन्होंने पता करने की कोशिश की। एग्जैक्टली कैसे किया वो अभी अपन समझते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखो कि उन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और रेडियो एक्टिव सल्फर का इस्तेमाल किया। फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया डीएनए को लेबल करने के लिए और सल्फर का इस्तेमाल किया प्रोटीन को लेबल करने के लिए। ठीक है, एक बार आप ये नोट कीजिए, फिर अपन उसको अच्छे से समझते हैं। तो देखो, अपन देखते हैं कि कैसे एग्जैक्टली उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, ग्रो वायरसेज ऑन अ मीडियम कंटेनिंग रेडियो एक्टिव सल्फर। मतलब वायरस की एक कॉलोनी को उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर पर क्या किया, ग्रो करवाया। ऐसा करने से वायरस के अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर जाएगा तो उनका जो प्रोटीन वाला हिस्सा है वो रेडियो एक्टिव हो गया और डीएनए इनमें कैसा रह गया, नॉर्मल। अब इन्होंने इन्हीं वायरस का इस्तेमाल किया बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए और ये इनके एक्सपेरिमेंट का पहला स्टेप था, इन्फेक्शन। अब ऐसा करने से बैक्टीरिया इन्फेक्ट हो गए। तो बैक्टीरिया जब इन्फेक्ट हुए होंगे तो बैक्टीरिया के ऊपर जो है वो बैक्टीरिया का एनवोलॉप रह गया होगा और उनका अंदर क्या चला गया होगा, जेनेटिक मटेरियल। अब इनको ये नहीं मालूम था कि अंदर क्या गया और बाहर क्या रह गया, पर इतना पता था कि बाहर कुछ अटैच रहता है। तो उसे हटाने के लिए, वो बाहर जो हिस्सा अटैच है उसे हटाने के लिए फिर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट की सेकंड चीज की, जिसे क्या बोला गया, ब्लेंडिंग। ये एक तरह की सेकिंग जैसे है, जोर से हिलाना वगैरह। ऐसा करने से इट डी अटैच वायरल पार्टिकल और जो भी एनवलप था वो बैक्टीरिया सेल से अलग रह गया। अब
उन जो टेस्ट ट्यूब में ये करवा रहे थे उस टेस्ट ट्यूब को क्या किया, सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज किया तो जो हैवी पार्टिकल था वो नीचे रह गया और जो लाइट थे वो ऊपर रह गए। अब हैवी कौन था, बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल कहाँ पर है, नीचे की तरफ है, और वायरल पार्टिकल जो है वो कहाँ पर है, ऊपर की तरफ है। ठीक है, अब बैक्टीरियल सेल के अंदर सेपरेट करने के बाद उस बैक्टीरियल सेल में रेडियो एक्टिव सल्फर की प्रेजेंस को देखा गया, मतलब चेक किया गया क्या इसमें रेडियो एक्टिव सल्फर है। तो उनको पता चला कि इसमें कोई भी रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं है। अब रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं होने का क्या मतलब समझा गया, ध्यान से सुनना, कि जब वायरस इस बैक्टीरियल सेल से अटैच हुआ था तो उसने ऊपर से इसके अंदर प्रोटीन को ट्रांसफर नहीं किया, क्योंकि अगर प्रोटीन ट्रांसफर करता तो इस बैक्टीरियल सेल में प्रोटीन मिलता। मुझे क्या पता चला कि प्रोटीन नहीं है, क्योंकि मैंने प्रोटीन को कैसा बना रखा था, रेडियो एक्टिव सल्फर वाला बना रखा था। इस बैक्टीरिया में कोई रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं होने का मतलब उसमें बाहर से प्रोटीन नहीं आया, इसका मतलब प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। सेम ऐसा कैसा एक्सपेरिमेंट उन्होंने एक बार फिर रिपीट किया, ग्रो वायरसेज ऑन अ मीडियम कंटेनिंग रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। इस बार उन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया। ऐसा करने से उन वायरस का जो डीएनए है वो रेडियो एक्टिव हो गया, प्रोटीन जो है वो नॉर्मल रहा। फिर वही 3 प्रोसेस किए, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूजेशन, और फिर चेक किया, प्रेजेंस चेक की बैक्टीरियल सेल के अंदर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस की। दिस टाइम बैक्टीरिया हैव रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस आने का क्या मतलब है कि बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाली चीज आई है। इस बार रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस की वजह से रेडियो एक्टिव कौन था, डीएनए था। तो इसका मतलब बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया के अंदर कौन आया है, डीएनए आया है। इसका मतलब डीएनए कैसा है, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, देखो ये अपनी बुक में डायग्राम दे रखा है। ये पहला बैक्टीरियोफेज है जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर है, और बुक ने डायग्राम में बता रखा है कि रेडियो एक्टिव सल्फर कहाँ होता है, प्रोटीन वाले हिस्से में, जो कि बाहर की कवरिंग होती है। ठीक है, हालांकि उन सबको नहीं मालूम था। ठीक है, अपने ये डायग्राम से शो कर रहे हैं। फिर इस वाले ने क्या किया, इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया। देखो ये फर्स्ट स्टेप हो गया इन्फेक्शन, और इन्फेक्ट करने की वजह से उन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर डाल दिया। जब ब्लेंडिंग की तो ये वायरल पार्टिकल बैक्टीरियल सेल से अलग हो गए, और जब सेंट्रीफ्यूजेशन किए तो उसके 2 हिस्से हो गए। एक नीचे जो पैलेट हो गया उसके अंदर बैक्टीरिया थे, और एक सुपरनेटेंट का मतलब जो सेंट्रीफ्यूजेशन करने पर ऊपर की तरफ रहता है। तो सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिव था, इसका मतलब वायरस में ही अभी क्या रह गया है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रह गया है, बैक्टीरिया के अंदर तो आया नहीं। इसका मतलब वायरस का जो हिस्सा पीछे रह गया वो प्रोटीन का बना हुआ है, और जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन का नहीं बना हुआ, क्योंकि अगर जेनेटिक मटेरियल होता तो इस बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर मिलता। सेम एक्सपेरिमेंट दोबारा किया उन्होंने। इस बार रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस की वजह से डीएनए रेडियो एक्टिव हो रखा है। ये रेड कलर जो है वो रेडियो एक्टिवनेस को शो कर रहा है। इस बार भी इन्फेक्शन अलाउ किया, और इस बार भी फिर ब्लेंडिंग की। ब्लेंडिंग करने के बाद इस बार भी 2 चीज़ें मिली, एक पैलेट और एक क्या, सुपर नेटेंट। इस बार सुपर नेटेंट में कोई भी रेडियो एक्टिव डिटेक्ट नहीं की गई। इसका मतलब जो चीज़ बाहर है वो डीएनए की नहीं बनी हुई, मतलब वो किसकी बनी हुई है, प्रोटीन की। और जो बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र हुआ है वो डीएनए का बना हुआ है। इसका मतलब डीएनए कैसा है, जेनेटिक मटेरियल। आप इस डायग्राम को भी बनाना है। एक और चीज़, जब आप एग्जाम में काम करें, थ्योरी का कोई एग्जाम दें और उसमें ये डायग्राम ड्रॉ करना हो, तो अपन ये रेड कलर तो ऐसे बना नहीं पाएंगे। तो जो चीज़ रेडियो एक्टिव, मान लो डीएनए रेडियो एक्टिव है, तो मैं ऐसे ऐसे उसके चारों तरफ ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बना दूंगा। इससे ये पता चलेगा कि डीएनए कैसा है, जेनेटिक मटेरियल। और जब मुझे प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल की तरह शो करना है, मतलब जो वायरल पार्टिकल है, तो पार्टिकल के चारों तरफ ऐसे ऐसे मैं बना दूंगा, जिससे पता चले कि हाँ भाई वो रेडियो एक्टिव है। क्या है, रेडियो एक्टिव। तो रेडियो एक्टिवनेस जिस चीज़ को शो करनी है उसके चारों तरफ ऐसे ऐसे से लाइनें कर देंगे। ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कलर तो अपन यूज कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये आप ड्रॉ कर लेना। और ये अपने था हर्शे चेस का एक्सपेरिमेंट। तो आगे बढ़ते हैं। देखो अपन ये तो पता कर चुके हैं कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, पर क्या सारे ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है? तो आप सब जानते हैं कि कुछ वायरसेज में आरएनए भी क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। तो पहले तो अपन एक क्वेश्चन लिखते हैं कि कौन कौन से ऐसे वायरसेज या ऑर्गेनिज्म है जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है।
तो दो नाम एनसीईआरटी ने इस चैप्टर में दे रखे हैं, एक तंबाकू मोजेक वायरस और एक क्यूबी बैक्टीरियोफेज, और एक अपन एचआईवी के बारे में भी इस बुक में दे रखा है कि जो एचआईवी वायरस जो होता है उसमें भी आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो अपन ये तीन नाम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो अपने बुक की हेडिंग है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। बेसिकली इस टॉपिक का क्या मतलब है पहले आप वो समझे। ये टॉपिक ये बताना चाह रहा है कि आपने ये तो प्रूफ कर दिया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, पर डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल क्यों है, प्रोटीन क्यों नहीं है जेनेटिक मटेरियल। मतलब लॉजिकली बताओ, थ्योरी के हिसाब से बताओ, प्रैक्टिकली आपने समझा दिया, लेकिन ये बताओ कि प्रोटीन क्यों नहीं जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर सकता। ऐसा कौन सा फीचर उसमें नहीं है जो डीएनए में है जिसकी वजह से डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। और क्या आरएनए जेनेटिक मटेरियल है? हाँ है। तो आरएनए में भी क्या वो प्रॉपर्टीज होती है? तो होगी। तो फिर ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में डीएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों है, आरएनए क्यों नहीं है? तो ये सारे पॉइंट अपन डिस्कस करने वाले। तो ये पॉइंट करने से पहले अपन ये देखते हैं कि एक मॉलिक्यूल अगर जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है तो उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। तो पहला फीचर है इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। मतलब एक मॉलिक्यूल अगर अपनी खुद की कॉपी बना सके, अपनी रेप्लिका बना सके, बोले तो एक डीएनए अपना खुद का एक जैसा का जैसा एक और डीएनए बना सके, अगर ऐसी प्रॉपर्टी है तो वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर सकता है। इसका मतलब प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन जिस मॉलिक्यूल में होगी वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर सकता है। अब प्रोटीन में प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन होता नहीं है, डीएनए और आरएनए में होता है, इसलिए डीएनए आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम में लिए जा सकते हैं, प्रोटीन नहीं लिया जा सकता। इस फर्स्ट पॉइंट के बेसिस पर ही अपन प्रोटीन को इग्नोर कर सकते हैं। सेकेंड है इट शुड बी स्टेबली, केमिकली और स्ट्रक्चरली क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। मतलब आसानी से उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए, आसानी से उसका केमिकल जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। इसको अभी अपन डिस्कस करेंगे। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेज, मतलब उसमें चेंज होना चाहिए लेकिन धीरे धीरे, जिसकी वजह से वो इवॉल्व हो पाए और इवोल्यूशन हो पाए। फोर्थ, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। मतलब एक्सप्रेस होने का मतलब वो एक प्रोटीन बना सके, ऐसा होना चाहिए उसके अंदर। तो 4 पॉइंट होना चाहिए उसमें। प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, वो जो है केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए, उसमें थोड़ा स्कोप होना चाहिए म्यूटेशन के लिए ताकि इवोल्यूशन हो सके, और साथ में वो एक्सप्रेशन कर पाए, बोले तो पहले फंक्शनल प्रोटीन बना पाए और उससे करेक्टर बना पाए। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि वाई प्रोटीन इज नॉट अ जेनेटिक मटेरियल वेयर एज डीएनए एंड आरएनए कैन। तो इसका कारण अभी अपन ने बताया, बाय रूल्स ऑफ बेस पेयरिंग। मतलब बेस पेयरिंग होती है ना, डीएनए के ऊपर जो एडिनिन गुआनिन साइटोसिन होता है, अपन जानते हैं एडिनिन के सामने जस्ट क्या लगेगा, थाइमिन ही लगने वाला है, गुआनिन के सामने क्या लगने वाला है, साइटोसिन ही लगने वाला है। इस रूल की वजह से जो न्यूक्लिक एसिड है वो अपनी कॉपी बना पाते हैं। प्रोटीन पर ये, एमिनो एसिड पर ये रूल लगता नहीं है, तो वो अपनी कॉपी खुद नहीं बना पाएगा। तो बाय रूल ऑफ बेस पेयरिंग एंड complementary, both DNA and RNA have ability of replication but protein doesn't have this property, so protein can't be a genetic material और DNA हो सकता है। अब एग्जैक्ट ये प्रॉपर्टी कैसे काम करती है, इसका इस्तेमाल करके डीएनए अपनी कॉपी कैसे बनाता है, वो अपने नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होने वाला है, जिसमें अपन डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में अच्छे से देखेंगे। अब चलते हैं डीएनए और आरएनए, ये दोनों तो जेनेटिक मटेरियल है, इन दोनों को कंपेयर करते हैं कि इनमें कौन सा अच्छा जेनेटिक मटेरियल है और क्यों। तो पहला, डीएनए जो होता है वो आरएनए के कंपेयर में स्ट्रक्चरली ज्यादा स्टेबल होता है, और ये स्टेबिलिटी उसे देता है उसका डबल स्ट्रैंडेड नेचर। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इसी वजह से डीएनए जो है स्ट्रक्चरली आरएनए के कंपेयर में क्या है, ज्यादा स्टेबल है, और इस वजह से डीएनए को 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलता है। इसका क्या मतलब है, डीएनए आरएनए से थोड़ा एडवांस जेनेटिक मटेरियल हुआ। डबल स्ट्रैंडेड नेचर ऑफ डीएनए, इफ 2 स्ट्रैंड किसी वजह से अलग भी हो जाए तो नॉर्मल कंडीशन में वापस वो जुड़ भी जाएगी। तो डीएनए आरएनए के कंपेयर में ज्यादा स्टेबल होता है। सेकेंड, डीएनए केमिकली भी आरएनए के कंपेयर में ज्यादा स्टेबल होता है, या फिर अपन ऐसे कह सकते हैं आरएनए ज्यादा रिएक्टिव होता है, रिएक्शन देने की कोशिश करता है। अब ऐसा क्यों? ऐसा 3 पॉइंट की वजह से होता है। पहला, जो आरएनए का सुगर मॉलिक्यूल है, जो कि कौन सा होता है, राइबोज सुगर मॉलिक्यूल है,
और राइबोज में जो ये फर्स्ट कार्बन होता है, ये सेकंड कार्बन, यहाँ पर क्या होता है HOH, इसको अपन लिख रहे हैं 2-OH, मतलब दूसरे 2 कार्बन का OH। जो OH है वो जो होता है यहाँ पर बैक्टीरिया वगैरह आसानी से जुड़ पाएंगे और इस पर जुड़कर इसको तोड़ पाएंगे, मतलब इसकी वजह से जो आरएनए होता है वो आसानी से टूटने लायक बनता है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इट लेबाइल टू डिग्रेडेशन, मतलब ये आसानी से टूट सकता है। किसकी वजह से टूट सकता है? 2 कार्बन पे जो OH लगा हुआ है उसकी वजह से। डीएनए में आपको पता है डीऑक्सीराइबोज होता है, इसका मतलब ये ऑक्सीजन है नहीं, ये तो ऐसा हो जाता है, इसकी वजह से वो कम रिएक्टिव हो जाता है। सेकंड, आरएनए में यूरेसिल होता है और यूरेसिल जो है सारे नाइट्रोजन बेस में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, जबकि डीएनए में थाइमीन होता है जो यूरेसिल के मिथाइलेशन से बनता है और वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होता है। इस वजह से भी आरएनए जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, कम स्टेबल है। लास्ट देखते हैं, जो कुछ आरएनए जो होते हैं वो एंजाइम की तरह भी काम कर सकते हैं। देखो आपने पढ़ा होगा कि एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम जो होते हैं आरएनए नेचर के होते हैं। उसका एक एग्जांपल आपने सुना होगा, राइबोजाइम। तो आरएनए तो कैटालिस्ट की तरह भी काम कर सकते हैं, इसका मतलब वो ज्यादा रिएक्टिव है किसके कंपेयर में? डीएनए के कंपेयर में। तो 3 वजह से अपन ऐसा कह सकते हैं कि आरएनए जो होता है वो डीएनए के कंपेयर में ज्यादा रिएक्टिव है। पहला है 2 कार्बन पर OH की प्रेजेंस, दूसरा है उसमें यूरेसिल होता है, और तीसरा है कि वो खुद कैटालिस्ट की तरह काम कर सकता है। और स्ट्रक्चरली भी जो होता है वो डीएनए जो होता है ज्यादा स्टेबल होता है और आरएनए कम स्टेबल होता है। तीसरा, आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट फास्टर। आरएनए कम स्टेबल है, इसका मतलब उसमें म्यूटेशन होगा जो होना चाहिए जेनेटिक मटेरियल में, लेकिन बहुत ही ज्यादा स्पीड से होगा, और इतनी ज्यादा स्पीड से होने की वजह से उस पर नेचुरल सिलेक्शन जैसे प्रोसेस होने में मतलब हो नहीं पाएगा। मतलब नेचर के हिसाब से वो एडॉप्ट हो उससे पहले उसमें फिर वापस क्या हो जाएंगे? चेंजेज हो जाएंगे। तो इतना जल्दी जल्दी म्यूटेशन इवोल्यूशन के लिए अच्छा नहीं होता। हालांकि ये छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे वायरस वगैरह होते हैं उनके लिए ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि वायरस जो पैथोजन होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी क्या कर जाते हैं? म्यूटेट कर जाते हैं। तो आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट फास्टर, जैसे कि वायरस हैविंग आरएनए जीनोम म्यूटर फास्टर एंड इवॉल्व फास्टर इन शॉर्ट लाइफ स्पान। लेकिन ये ऑर्गेनिज्म के प्रॉपर इवोल्यूशन और स्पेशली हायर ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। और डीएनए जो होता है वो म्यूटेशन शो भी करता है और स्लो करता है। तो म्यूटेशन करना चाहिए तो डीएनए करता है, और स्लो करना चाहिए वो भी करता है। तो ऊपर के 3 पॉइंट के हिसाब से डीएनए जो है वो आरएनए से काफी अच्छा जेनेटिक मटेरियल है। वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टेबली क्या करेगा? अपने अंदर स्टोर कर पाएगा। लेकिन लास्ट पॉइंट ध्यान से सुनना, प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है उसके लिए जो होता है, मतलब आपने सुना होगा जब मैंने सेंट्रल डॉगमा में भी समझाया था कि डीएनए पहले आरएनए बनाता है और फिर आरएनए क्या करेगा? प्रोटीन बनाएगा। जबकि आरएनए अगर जेनेटिक मटेरियल है तो वो खुद क्या कर सकता है? प्रोटीन बना सकता है। ऐसा क्यों हुआ होगा? प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी जो है वो आरएनए के साथ साथ इवॉल्व हुई है। तो आरएनए जो है वो डायरेक्टली क्या कर सकता है? प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल कर सकता है, जबकि डीएनए को आरएनए पर डिपेंड रहना पड़ेगा। पहले डीएनए को आरएनए बनाना पड़ेगा, फिर आरएनए क्या कर सकता है? प्रोटीन सिंथेसिस करवा पाता है। इस इंफॉर्मेशन फ्लो के हिसाब से आरएनए अच्छा है। क्यों? क्योंकि आरएनए खुद सारे काम कर पा रहा है, वो प्रोटीन सिंथेसिस खुद करवा पा रहा है। लेकिन डीएनए जो है वो पहले आरएनए बनाएगा और फिर आरएनए से ये काम कराएगा। मतलब डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करवा सकता, उसको इसके लिए किसकी जरूरत होगी? आरएनए के लिए, ठीक है। तो एक बार आप ये नोट कीजिए, फिर इसको अपन वापस अच्छे से डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अपन एक बार समरी लेते हैं, जो अपन ने अभी डीएनए और आरएनए को कंपेयर किया। तो डीएनए के क्या क्या एडवांटेज है? वो केमिकली स्टेबल है, वो थर्मली स्टेबल है, और वो स्लो म्यूटेशन शो करता है। सो फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए एक बेटर जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए के क्या एडवांटेज है? आरएनए डायरेक्टली कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस, सो आरएनए इज बेटर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब इंफॉर्मेशन, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है वो क्या होता है? डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन। अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होगा तो वो डायरेक्ट कंट्रोल कर पाएगा। तो
इंफॉर्मेशन फ्लो के हिसाब से आरएनए अच्छा जेनेटिक मटेरियल है और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के हिसाब से डीएनए अच्छा जेनेटिक मटेरियल है। और वैसे ओवरऑल देखा जाए तो डीएनए ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो इंफॉर्मेशन को स्टेबली स्टोर कर पाएगा और इंफॉर्मेशन को फ्लो तो वो आरएनए के थ्रू करवा ही लेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपनी बुक में एक छोटी सी हेडिंग है, मतलब आरएनए वर्ल्ड करके एक हेडिंग है, उसके नीचे जो पैराग्राफ दे रखा है वो थोड़ा सा ही है। अब पहले अपन समझते हैं इस पैराग्राफ की इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब ये क्या समझाना चाह रहा है। तो पहले तो ये पैराग्राफ ये समझाना चाह रहा है कि पहले जेनेटिक मटेरियल आरएनए बना था। दूसरी चीज वो ये बताना चाह रहा है कि आरएनए से डीएनए क्यों बना और कैसे बना। ठीक है, तो आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था। अगर आपको पूछे कि पहले कौन बना जेनेटिक मटेरियल की तरह, डीएनए या आरएनए, तो आरएनए पहले बना था और फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था। और जितने एसेंशियल लाइफ प्रोसेस थे वो सारे आरएनए के चारों तरफ इवॉल्व हुए। यही वजह है कि आरएनए खुद सारे फंक्शन क्या कर पाता है, परफॉर्म कर पाता है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि आरएनए फिर डीएनए में क्यों इवॉल्व हो गया, मतलब डीएनए भी एक जेनेटिक मटेरियल की तरह क्यों बनने लगा। उसका कारण अभी अपन ने देखा, आरएनए लेस स्टेबल था तो वो मोर स्टेबल डीएनए के अंदर इवॉल्व हो गया। अब किन चीजों की चेंजेज की वजह से वो इवॉल्व हुआ। पहला, उसका जो यूरेसिल था उसकी जगह थाइमिन आ गया। जो वो 2' कार्बन पे जो OH था उसकी जगह H हो गया। तो जैसे ही यूरेसिल की जगह थाइमिन आ गया, डीएनए में ऐसा होता है। 2' कार्बन पे जो OH था उसकी जगह H आने पर राइबोज की जगह डीऑक्सी राइबोज शुगर हो गई और सिंगल स्ट्रैंड की जगह डबल स्ट्रैंड हो गया। और ये सारे चेंजेज की वजह से आरएनए किस में इवॉल्व हो गया, डीएनए में। तो यही वजह है कि डीएनए बाद में बना, क्योंकि वो थर्मली, स्ट्रक्चरली, केमिकली ज्यादा स्टेबल है और इन 3 चेंजेज की वजह से वो आरएनए से डीएनए बना। एक बुक में लिखा हुआ है कि डीएनए हैज एबिलिटी टू रिपेयर, सो वो चेंजेज में और ज्यादा अच्छे से रजिस्ट कर पाती है। ठीक है, अब डीएनए रिपेयर कैसे होता है इसके लिए एनसीईआरटी खुद लिखती है कि ये हायर क्लासेज में आपको अच्छे से समझाया जाएगा। आप अभी इसे इतना ही याद रखें कि डीएनए में एबिलिटी ऑफ रिपेयर भी होता है। तो आरएनए वर्ल्ड से अपन को कुछ चीजें याद रखनी है। फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन था, आरएनए था। तो फिर आरएनए से डीएनए क्यों इवॉल्व हुआ, क्योंकि डीएनए ज्यादा स्टेबल है, आरएनए कम स्टेबल है। किन चीजों के चेंजेज की वजह से ये हो पाया, 3 चेंजेज है। पहला है यूरेसिल की जगह थाइमिन आ गया, 2' कार्बन पे OH था उसकी जगह H आ गया, और तीसरा सिंगल स्ट्रैंड की जगह डबल स्ट्रैंड हो गया। तो ये था अपना आज का टॉपिक जिसमें अपन ने किया द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल और आरएनए वर्ल्ड। नेक्स्ट क्लास में अपन देखने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।